बरसात में टमाटर सूप बेचने वाली अनाथ बहनें। अरे आज तो संडे है। आज मेरी तीनों बेटियों के स्कूल की छुट्टी है। आज मैं उनकी पसंद का कुछ बना देती हूँ। प्रिया रसोई में जाती है और अपनी तीनों बेटियों की पसंद का खाना बनाने की सोचती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे रसोई में ढेर सारे टमाटर रखे हुए नजर आते हैं। मैंने कभी भी अपनी तीनों बेटियों को टमाटो सूप बनाकर नहीं दिया। एक काम करती हूँ, आज मैं उन्हें टमाटो सूप बनाकर पिलाती हूँ। टमाटो सूप पीकर वो बहुत खुश होंगी। प्रिया ऐसा सोचकर सारे टमाटर पानी में उबालने के लिए रख देती है। जैसे ही टमाटर उबल जाते हैं, वो उनके ऊपर की पापड़ी हटा उन्हें मिक्सर में ग्राइंड कर लेती है। आज वो टमाटर का सूप बनाना शुरू कर देती है। टोमेटो सूप की खुशबू उसकी तीनों बेटियों की नाक तक पहुंच जाती है और वो नींद से जाकर सीधा रसोई में आती है। जिसके बाद वो तीनों अपनी माँ से कहती हैं, क्या बना रही हूँ माँ हमारे लिए? ये कितनी अच्छी खुशबू है। लगता है माँ हमारे लिए कुछ अलग ही बना रही है, वरना ऐसी खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। माँ आप बताओ ना, आप इसके अंदर क्या बना रही हो? आप हमें बता क्यों नहीं रही हो? अपनी तीनों बेटियों के पूछने पर प्रिया उन्हें बताती है, आज तुम्हारी छुट्टी है तो मैंने सोचा कि तुम तीनों के लिए कुछ स्पेशल बनाओ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टमाटो सूप बना रही हूँ। ये तुमने कभी पिया नहीं होगा। क्या ये सूप इतना टेस्टी है माँ? लाओ माँ, अब मुझे पीने के लिए दो ना सूप। प्रिया अपनी तीनों बेटियों को कटोरी में सूप डालकर देती है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां सूप शौक से पीती हैं और उन्हें सूप बहुत पसंद आता है। वाह माँ, कितना स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट मैंने कभी नहीं पिया। आपके हाथ में तो जादू है माँ, जादू। क्या मुझे एक और कटोरी सूप मिलेगा माँ? और मुझे भी चाहिए और सूप। प्रिया अपनी तीनों बेटियों को अपने हाथों का सूप पिलाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी तीनों बेटियों को ही उसके हाथों का टोमेटो सूप बहुत पसंद आता है। ऐसे ही उस दिन के बाद से जब भी उसकी तीनों बेटियों का टोमेटो सूप पीने का मन करता है, प्रिया उनके लिए टोमेटो सूप बना देती है। अब ये टमाटर सूप उनकी फेवरेट डिश में शामिल हो जाता है। प्रिया अपने पति चिराग और अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशहाल परिवार की तरह जी रही थी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। एक दिन चिराग प्रिया के पास आता है और कहता है, प्रिया तुम्हें पता है, मुझे ऑफिस की तरफ से ट्रिप मिली है, जिसमें मैं अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर जा सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हम तीनों बेटियों को कहीं भी लेकर नहीं गए हैं। जैसे ही उन तीनों को ये पता चलेगा, वो तीनों तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं सोच ही रहा था कि अपनी तीनों बेटियों को लद्दाख लेकर चलूं। वहां पर बहुत मजा आएगा। क्या कहती हो तुम? अरे लद्दाख जैसी जगह घूमने के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो अब उन्हें ये सब बताते हैं। वो दोनों मिलकर अपनी तीनों बेटियों को लद्दाख घुमाने के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहुत खुश होती हैं। पूरा परिवार लद्दाख घूमने के लिए निकल पड़ता है। ट्रेन के जरिए वो सभी वहां जा रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन एक जगह आकर रुकती है। माँ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। मुझे पानी पीना है। पानी तो माँ मुझे भी पीना है। चलो ना माँ, हम सभी को पानी पिला दो। ओहो, तुम तीनों को एक साथ प्यास लगती है। चलो कोई बात नहीं, तुम तीनों यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी माँ के साथ जाकर पानी और तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। चिराग प्रिया के साथ ट्रेन के नीचे उतर जाता है और ट्रेन में अपनी तीनों बेटियों को बिठा देता है। जिसके बाद चिराग और प्रिया दोनों एक दुकान से जाकर पानी लेते हैं, लेकिन वहां पर 4 गुंडे मवाली टाइप के इंसान खड़े होते हैं, जो प्रिया को देखकर उसे छेड़ने लगते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है, जरा देखो तो सही, क्या मस्त माल खड़ी है हमारे सामने। कालिया की ऐसी बातें सुनते ही चिराग को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन प्रिया उसके कान में कहती है, कोई बात नहीं, शांत हो जाइए। इन गुंडे मवालियों का तो रोजाना का ही है। हर रोज किसी ना किसी को छेड़ते ही होंगे। चलिए सामान लेकर चलते हैं। जैसे ही वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, तभी राकेश प्रिया का पल्लू पकड़ लेता है। कित्थे चली तू गोभी दा फूल बन के? राकेश की यह हरकत देखकर चिराग को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो गुंडे मवाली अपने पास से चाकू निकालते हैं और चिराग को मार देते हैं। जिसके बाद वो प्रिया के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं और उसे भी चाकू से मार देते हैं। इस बात की उन तीनों बहनों को कानो कान खबर भी नहीं होती है और कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ती है और वो तीनों ट्रेन में ही रह जाती हैं। जिसके बाद ट्रेन सीधा लद्दाख स्टेशन पर पहुंचती है, जहां वो अपने माता पिता को ढूंढने लगते हैं। हमारी माँ और हमारे पिता कहाँ हैं? जहाँ पर स्टेशन आया था, वहाँ पानी लेने के लिए माता पिता उतरे तो थे, लेकिन वापस क्यों नहीं आए दीदी? अब हमारे माता पिता हमें कभी नहीं मिलेंगे। दीदी, मैंने कुछ भी नहीं खाया है।
मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है दीदी। रुको, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ। प्रिया एक पकोड़े वाले के पास जाती है और उसी से पकोड़े मांगने लगती है। अंकल, मैं और मेरी बहनें बहुत भूखी है, कुछ खाने को दे दो अंकल। अरे तुम जैसे रोजाना फ्री फोकट के खाने वाले बच्चे बहुत आते हैं। जाओ, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारे को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हरिया ऐसा कहकर उसे भगा देता है, जिसके बाद श्रेया अपनी दोनों बहनों के साथ भूखी प्यासी दर दर की ठोकरें खाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसे ही 1 से 2 दिन बीत जाते हैं और वो तीनों भूखी प्यासी होती है। ऊपर से बारिश भी शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बारिश भी होने लगी। अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ लेकर जाऊं अपनी दोनों बहनों को। श्रेया सड़क के किनारे बारिश में भीगती हुई अपनी दोनों बहनों को लेकर जा रही होती है, लेकिन कुछ ना खाने की वजह से उसकी छोटी बहन रिया बेहोश हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके चलते वो अपनी बहन को देखकर रोने लगती है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर चलो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? रिया, रिया तुम उठो। श्रेया अपनी बहन को उठाने की खूब कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन को होश नहीं आता। तभी वहां से एक मनोहर नाम का आदमी जा रहा होता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। गाना गाते गाते मनोहर की नज़र श्रेया और उसके दोनों बहनों पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो फौरन उनके पास जाता है और अपनी टमाटर की टोकरी नीचे रखता है। अरे बिटिया, क्या हुआ तुम्हारी बहन को? 3 दिन से हम तीनों बहनों ने कुछ भी नहीं खाया है, हमारी मदद करो। मेरी बहन खाना न खाने की वजह से बेहोश हो गई है। मनोहर को उन तीनों बहनों पर बहुत तरस आ जाता है, जिसके बाद वो उन तीनों बहनों को अपने घर ले आता है, जहां वो उन्हें पेट भरकर खाना खिलाता है। और खाना खाते खाते श्रेया अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में मनोहर को बताती है। इसका मतलब अब तुम अनाथ हो गई हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं टमाटर बेचता हूँ, चाहो तो तुम भी टमाटर बेच सकती हो, या फिर इन टमाटर से कुछ बनाकर लोगों को बेच सकती हो। मनोहर की ये बात सुनकर श्रेया को अपनी माँ की टोमेटो सूप की रेसिपी याद आ जाती है, जिसके बाद वो उन टमाटर से अपनी माँ का सिखाया हुआ टोमेटो सूप बनाती है और सबसे पहले मनोहर को पिलाती है। वाह, ये तो लाजवाब है, अगर तुम इसे बनाकर बेचोगी तो बहुत पैसा कमाओगी। जिसके बाद से श्रेया टोमेटो सूप बना के बेचना शुरू कर देती है, जिससे वो अच्छे खासे पैसे भी कमाती है। लेकिन इस दौरान बारिश की वजह से उसे अपना काम करने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनोहर उसकी बहुत मदद करता है और उसके लिए एक बड़ी वाली छतरी लाकर एक पेड़ के किनारे लगा देता है, जिसके नीचे वो गर्मा गर्म टोमेटो सूप लोगों को बेचती है। श्रेया जो भी पैसे कमाती है उनसे वो अपनी दोनों बहनों को स्कूल में डाल देती है और उन्हें पढ़ाना लिखाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे जहां उन्हें 2 अन्य के टुकड़े भी नसीब नहीं हो रहे थे, अब वहीं पर सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है और सभी लोग इसी तरह से अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो तुम सब आ रहे हो शाम को मेरी बर्थडे पार्टी में? हाँ मोहिनी, लेकिन कौन कौन आ रहा है? ज्यादा लोग नहीं है, तुम, राज और आनंदी। मोहिनी, तुमने नीलम को नहीं बुलाया? आनंदी, तुम तो जानती हो ना वो कितनी बड़ी भुक्कड़ है। अगर उसे मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में बुला लिया तो पार्टी का सारा खाना खा जाएगी। ये बात तो तुमने ठीक ही कही, वो है ही भुक्कड़। तुम्हें लास्ट टाइम की पार्टी याद नहीं, कैसे उसने नील की बर्थडे पार्टी का सारा खाना खुद अकेले खा लिया था। बेचारे नील को दोबारा सारा खाना ऑर्डर करना पड़ा था। अच्छा हुआ तुमने नीलम को अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में नहीं बताया। आनंदी नीलम की बहुत अच्छी दोस्त होती है। अपने दोस्त के बारे में ऐसा सुनकर आनंदी को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अरे आनंदी, तुम यहाँ बैठी हो, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? किस चीज के लिए रेडी होना है? अरे तुम्हें याद नहीं, आज मोहिनी की बर्थडे पार्टी है, जल्दी से रेडी हो जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। उसने तुम्हें बुलाया है अपनी पार्टी में, इसमें बुलाने जैसा क्या है? हम सब दोस्त हैं और दोस्त को इनवाइट नहीं किया करते, दोस्त खुद ही जाते हैं। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। आनंदी को उसके दोस्त की कही हुई बातें याद आ जाती हैं, लेकिन नीलम को बुरा ना लगे इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताती है। आनंदी जल्दी से रेडी होती है और मोहिनी की बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाती है। मोहिनी जैसे ही अपनी पार्टी में नीलम को देखती है, मोहिनी के साथ साथ उसके सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। अरे मोहिनी, तुमने नीलम को अपने बर्थडे पार्टी में क्यों बुला लिया? अरे तुम तो जानती हो ना वो कितनी बड़ी भुक्कड़ है। मैंने इसे नहीं बुलाया, लगता है किसी ने इसको मेरी बर्थडे पार्टी के बारे में बता दिया। ओह गॉड, अब नीलम सारा का सारा खाना खा जाएगी। आनंदी, वो देखो सारा पार्टी का खाना उस साइड है। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं तो चली खाना खाने, तुम भी थोड़ी देर में आ जाना, ठीक है?
इतना कहकर नीलम खाना खाने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते नीलम कुछ ही देर में पार्टी का सारा खाना खा जाती है। नीलम को ऐसा खाता देख नीलम के सारे दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, देखा मोहिनी, कैसे इसने कुछ ही देर में पार्टी का सारा खाना खत्म कर दिया। अब हम लोग क्या खाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये पार्टी में आए। अपनी दोस्त के बारे में ऐसा सुनकर आनंदी को बहुत बुरा लगता है और वो किसी को बिना कुछ बताए वहां से वापस आ जाती है। आनंदी के पीछे पीछे नीलम भी पार्टी से वापस आ जाती है। क्या हुआ आनंदी, तुम पार्टी से बिना कुछ किसी से कहे वापस क्यों आ गई? तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में और उल्टा नहीं सुन सकती थी, इसलिए मैं बिना किसी से कुछ कहे पार्टी से वापस आ गई। नीलम, तुम इतना क्यों खाती हो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं? पता है ना, अगर तुम ऐसे ही खाते रहोगी तो तुम्हारा हेल्थ पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इन चीजों का इतना खाना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग मुझे कुछ भी कहें, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तुम ही देखो ना, मैं जितना भी खाना खा लूं मेरा वेट तो बढ़ता ही नहीं है, तो मुझे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नीलम, एक दिन तुम्हारी ये आदत से तुम बहुत पछताओगी। आनंदी के समझाने पर भी नीलम अपने खाने पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और नीलम आनंदी का कॉलेज भी कंप्लीट हो जाता है। आनंदी एक गरीब परिवार से होती है, जिस वजह से कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आनंदी के माँ बाप उसकी शादी करा देते हैं। सुनिए जी, घर का राशन खत्म हो गया है। माँ जी पिताजी को रोटी देने का समय भी हो गया है, आप जरा जाकर दुकान से राशन ले आइए। लेकिन आनंदी, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, इसमें कितने ही दिन का राशन आ पाएगा? जितने दिन का भी आए आप ले आइए, लेकिन आगे के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आनंदी, तुम फिक्र मत करो, मैंने एक नई जगह काम के लिए बात की है। अगर मेरी उस जगह नौकरी लग गई तो तुम देखना कैसे हमारी सारी परेशानी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जाकर अब जल्दी से राशन ले आइए, माँ पिताजी को दवाई भी देनी है। आरव जल्दी से जाता है और दुकान से राशन लेकर आता है, जिसके बाद आनंदी जल्दी से सबके लिए खाना बनाती है और सारा परिवार मिलकर खाना खाता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन, हे भगवान, कितने सारे कपड़े हो गए। चलो आज मैं सबसे पहले इन कपड़ों को ही धोती हूँ। आनंदी अपने आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी कि तभी आनंदी की सहेली नीलम आनंदी के पास आती है। नीलम को देखकर आनंदी बहुत हैरान हो जाती है। नीलम, तुम यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? आनंदी, यहीं पास में एक शादी थी तो मैं उसे अटेंड करने के लिए आ गई थी। मैं यहाँ से जा रही थी कि अचानक मुझे तू दिखाई दी। कितना टाइम हो गया ना हम दोनों को मिले हुए, तुम्हारी शादी के बाद तो हम मिल ही नहीं पाए। अरे आनंदी बहू, ये कौन है? माँ जी, ये मेरी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है, इसका नाम है नीलम। हम बहुत समय के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो क्या अपने दोस्त को बाहर ही खड़ा करोगी या अंदर भी बुलाओगी? आओ बेटा, अंदर आओ। आस्था और आनंदी नीलम को घर के अंदर लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद नीलम और आनंदी बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। काफी समय बीतने के बाद नीलम वापस घर जाने के लिए आनंदी से बोलती है, आनंदी काफी टाइम हो गया, अब मुझे निकलना चाहिए वरना मैं घर जाने के लिए लेट हो जाऊंगी। अरे बेटा, ऐसे कैसे, तुमने तो कुछ भी खाया ही नहीं। आनंदी बहू, चलो जल्दी से अब सबके लिए खाना बना दो। बेटा, तुम खाना खाने के बाद ही जाओगी। अपने ससुर की बात सुनकर आनंदी डर जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नीलम का खाना तो मेरे ससुराल वाले जानते ही नहीं है। अगर नीलम ने अपने तरीके से ही खाना खाया तो नीलम की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बहू, क्या सोच रही हो? जाओ जल्दी से खाना बनाओ। आनंदी जल्दी से किचन में जाती है और सबके लिए खाना बनाती। खाना बनाने के बाद आनंदी सबको खाना परोसती है। खाना परोसते ही नीलम खाने पर भुक्कड़ों की तरह टूट पड़ती है और देखते ही देखते सारा का सारा खाना खा जाती है। नीलम को ऐसे भुक्कड़ों की तरह खाना खाता देख आनंदी के सास ससुर और पति हैरान रह जाते हैं। आनंदी बहू, तेरी दोस्त इंसान है या राक्षस? देख तो जरा ये कैसे खाना खा रही है, ऐसा लग रहा है जन्मों से खाना ना मिला हो। अरे इसने तो सारा का सारा खाना खत्म कर दिया, अब हम सब लोग क्या खाएंगे? अपनी सहेली के बारे में ऐसे सुन आनंदी को बहुत बुरा लगता है। आनंदी, मुझे चलना चाहिए वरना बहुत लेट हो जाएगा। नीलम जैसे ही घर जाने के लिए बाहर निकलती वैसे ही नीलम के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। नीलम को दर्द में तड़पता देख आनंदी का सारा परिवार नीलम को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर नीलम का चेकअप करते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ? नीलम को उसके पेट में अचानक दर्द क्यों होने लगा था? देखिए, हमने उनका चेकअप कर लिया है और रिपोर्ट भी आ गई हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि ओवर ईटिंग की वजह से इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया है और अब इन्हें शुगर की भी प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर की बात सुनकर आनंदी हैरान रह जाती है और वो जल्दी से नीलम से मिलने के लिए उसके पास जाती है, जहां वो देखती है कि नीलम रो रही होती है। आनंदी, देखो ना, डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि मुझे शुगर हो गया, अब मैं क्या करूंगी? नीलम, इसीलिए मैं तुमसे कहती थी कि ज्यादा खाना मत खाया करो। ज्यादा खाना खाने से हमारी बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, हो गई ना तुम्हें शुगर की प्रॉब्लम, अब तुम्हें लाइफ टाइम इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तभी तुम ठीक रहोगी।
आनंदी मुझे माफ कर देना, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। मुझे माफ कर दो आनंदी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब नीलम को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी, जिसके बाद नीलम अब बिल्कुल सुधर जाती है और अपनी डाइट पर अच्छे से ध्यान देती है।